गठबंधन को चारों तरफ से घेरा। पीएम ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के लोगों के मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना दिया गया। पीएम ने खरगोन की रैली में कांग्रेस पर वोट जिहाद करने का भी गंभीर आरोप लगाया। पीएम ने रैली में कहा है कि ये लोगों को तय करना होगा कि देश में वोट जिहाद चलेगा या रामराज। कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को न हमारी आस्था की परवाह है और न ही देश हित की परवाह है। राष्ट्र विरोधी बातें करने में तो कांग्रेस के लोगों में होड़ लगी है, होड़। पाकिस्तान प्रेम दिखाकर ये अपनी वोट बैंक की राजनीति मजबूत कर लेंगे, लेकिन मैं जानता हूं इनकी जमानत तक बचनी मुश्किल है। आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। सोचिए कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई और आपके आरक्षण पर पड़ी है। वो किसी न किसी बहाने आपकी जो संपत्ति है वो भी लूटना चाहते हैं और बाबा साहब ने जो आपको आरक्षण दिया है उसमें भी डाका डालना चाहते हैं। मैं समझाता हूं कैसे। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी के हक का जो आरक्षण है वो धर्म के आधार पर लूट चला करके बांटना चाहती है। अब ये कोई हवाबाजी नहीं, उन्होंने किया है। कर्नाटका में उनकी सरकार है कांग्रेस की। कर्नाटका में क्या किया? उन्होंने रातों रात एक हुक्म निकाला, फतवा निकाला, सरकारी हुक्म, और रातों रात थप्पे मार करके बना दिया। क्या? उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं, हर बस मुसलमान होना चाहिए, उसको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया, ओबीसी बना दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओबीसी को आरक्षण मिलता था 27%, ये रातों रात ओबीसी बन गए। तो उन्होंने ऐसा डाका डाला, ऐसा डाका डाला कि जो पहले से जो ओबीसी है उनके नसीब में था वो भी आधे से कम हो गया। और लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण का भी इससे पहले मुद्दा उठाया है। लालू यादव ने खुलकर मुस्लिम आरक्षण की मांग कर दी है। लालू ने मुस्लिम आरक्षण का समर्थन भी किया। लालू ने कहा है कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल रिजर्वेशन
रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। स्पष्ट तौर पर है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है ओबीसी और अति पिछड़े के आरक्षण को काट के नहीं देना चाहिए। मंडल कमीशन ने पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कही गई। लालू जी ने जब स्वयं मुख्यमंत्री थे, इन्होंने आरक्षण में मुसलमानों को डालकर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया। और इधर तीसरे चरण में 93 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और इस बीच देश के पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी लोकसभा सीटों पर वोट डाला है। लोकतंत्र के महापर्व की ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है। और इस तस्वीर के केंद्र में हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अहमदाबाद के रानीप में वोट डालने से पहले बच्चों से मुलाकात की, उन्हें ऑटोग्राफ दिया और बड़े भाई के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने ये संदेश भी दिया कि मतदान कितना बड़ा दान है। कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। अपना वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने जहां ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की, वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने चुनाव आयोग का भी शुक्रिया अदा किया। और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में है। और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अहमदाबाद में पूरे परिवार के साथ वोट डाला, साथ ही लोगों से भारी संख्या में वोट डालने की अपील की। 2024 चुनाव के तीसरे चरण का दिन है। मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। अभी 4 चरणों के लिए वोटिंग होनी है। 4 जून को नतीजे आने, यानी लोकतंत्र के महासमर का बड़ा पड़ाव बाकी है। यही वजह है कि लगातार लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। और फिर धनंजय घोष की उससे हाथापाई होती नजर आ रही है। धनंजय घोष ने आरोप लगाया कि टीएमसी के बूथ अध्यक्ष ने उन्हें धमकी दी। वोटर को स्लिप कर रहा है। क्यों वोटर कर रहा है आप? क्यों जा रहे हैं आप? एक मिनट, गाय किसे जो हाथ भी चोम तुम्हें इसको लाइन पे हमें पूछा। तीसरे चरण के मतदान के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने राम मंदिर को लेकर एक ऐसा बयान दिया कि सियासी गलियारों में बखेड़ा खड़ा हो गया। क्या है पूरी कहानी, आप इस रिपोर्ट में समझिए। वो मंदिर तो बेकार का है, वो मंदिर तो बेकार का है। क्या कह गए राम गोपाल यादव? राम मंदिर पर
ये कैसी सियासत? सैफई में सनातन के अपमान की नई स्क्रिप्ट। तीसरे चरण के सियासी पिक्चर के बीच विवादों की एक नई पटकथा तैयार हो चुकी है। इस पटकथा के लेखक कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव, जिन्होंने राम मंदिर के नक्शे को पहले तो गलत बताया और फिर राम मंदिर को ही बेकार बता दिया। राम मंदिर के दर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री ने बोला, राम का अपमान है जो हम रोज राम के दर्शन करते हैं, पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है। बेकार का है और क्या, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। ये मंदिर तो आपने करोड़ों राम भक्त की इच्छाओं के बाद बनाया वो राम मंदिर। राम भक्त इन्होंने नहीं दिया था, नक्शा ठीक नहीं बना, उसका वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर को। राम गोपाल यादव ने ये बयान उस वक्त दिया जब सैफई में पूरा यादव परिवार मौजूद था और वोट डाले जा रहे थे। इसलिए बीजेपी को बैठे बिठाए राम गोपाल यादव ने नया मुद्दा दे दिया। दोनों का जो चरित्र है यह हिंदू विरोधी है और राम विरोधी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने वाले लोग ये लोग हैं। तो इनसे ये उम्मीद करना कि ये भारत की आस्था का सम्मान कर सके, इन लोगों से उम्मीद करना ही अपने आप में बेईमानी है। राम गोपाल यादव का जो बयान है ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। राम मंदिर पर किस प्रकार से ये लोग अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। करोड़ों राम भक्तों ने 500 वर्ष का इंतजार किया तब राम मंदिर आए, परंतु आज वो कह रहे हैं राम मंदिर बेकार है। क्या किसी और धर्म के स्थल के बारे में ऐसा बोला जा सकता है? कतई नहीं बोला जा सकता, ना बोला जाना चाहिए। पर केवल हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, ये बन चुका है इंडी अलायंस का चरित्र। परंतु करोड़ों राम भक्तों की आस्था और उनकी पूरी के पूरे विश्वास पर चोट करने वाला ये बयान, अपमानित करने वाला ये बयान, ये राम विरोधी चेहरा है समाजवादी पार्टी का। और इसीलिए जिस प्रकार के वक्तव्य लगातार इंडिया अलायंस है। राम मंदिर को लेकर अपमानजनक बयानबाजी का ये कोई पहला मामला नहीं। राजनीतिक हितों की सियासत में सनातन को लगातार टारगेट किया जा रहा है। यही वजह है कि यह मुद्दा और आगे तक जाने वाला है, क्योंकि सवाल राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता पर उठाए गए। इधर झारखंड कैश कांड में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इस सिलसिले में मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और इसके साथ घरेलू सहायक जहांगीर आलम को भी दबोचा है। कल ही जहांगीर आलम के घर से ईडी को 35 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला था। झारखंड के कैश कांड पर प्रवर्तन निदेशालय का चाबुक। ईडी की गिरफ्त में आलमगीर के ओएसडी संजीव लाल के नौकर जहांगीर को भी ईडी ने किया गिरफ्तार। ये नोटों का नहीं, भ्रष्टाचार का पहाड़ है। भ्रष्टाचार के इसी पहाड़ को ढहाने के लिए ईडी ने अपने एक्शन को और तेज कर दिया है। खबर है कि झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि संजीव लाल के घरेलू सहयोगी जहांगीर आलम को भी ईडी ने अपने शिकंजे में कस लिया है। जानकारी के मुताबिक जहांगीर आलम के घर से ही ईडी को 35 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद हुए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि झारखंड सरकार अब तक इस कैश कांड की कहानी से अनजान है। सुनिए झारखंड के सीएम ने क्या कहा। चलिए वो सब तो अभी हमको जानकारी नहीं। सोचिए, ये मामला सीधे सीधे झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से जुड़ा है, लेकिन लगता है कि सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी है। वो भी तब जब मंत्री के ओएसडी
संजीव लाल के घरेलू सहायक जहांगीर आलम के घर से नोटों का ऐसा पहाड़ बरामद हुआ कि नोटों को गिनने के लिए 8 मशीनों का सहारा लेना पड़ा। 16 घंटे से ज्यादा समय तक चली छापेमारी में जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई चौंकाने वाली थी और एक एक तस्वीर इस बात की गवाही दे रही थी कि सियासी मिलीभगत में भ्रष्टाचार की जड़ें कहां-कहां तक फैली हो सकती है। निश्चित रूप से इतने बड़े पैमाने पर एक जगह जैसा कि आपने जानकारी दी, कैश का होना ये साफ दिखता है कि राज्य के अंदर किस तरह से राज्य के लोगों का, युवाओं का, गरीबों का हकमारी होता है और राज्य की जनता को ये महसूस निश्चित रूप से जनता करती है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है। दरअसल इस मामले की जड़ें झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़ी हैं, जिनके भ्रष्टाचार और कारगुजारियों की जांच ने ईडी को मंत्री आलमगीर आलम के दरवाजे तक पहुंचा दिया। यही वजह है कि कांग्रेस के पास भी कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ऐसा है तो कानून अपना काम करेगा और इस तरीके के मामलात में कभी भी विपक्ष कोई सवाल नहीं उठाता है। अगर कोई गुनाहगार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम हमेशा सिर्फ इतना कहते हैं कि बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय इस मामले के एक एक सिरे को पकड़कर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से नोटों की गड्डियों का ये पहाड़ बरामद हुआ है वो अपने आप में साबित कर रहा है कि भ्रष्टाचार की ये चेन बेहद लंबी है। कोटा रेलवे स्टेशन से हुए 4 वर्षीय मासूम के अपहरण के मामले में एक लाइव तस्वीर जो है वो सामने आई। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी में बदमाश की करतूत साफ दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो बदमाश है वो ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चे को, और बदमाश मासूम को गोद में उठाए दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अपने 4 साल के बच्चे को लेकर कहीं जाने वाला था, जो टिकट काउंटर बगैर बच्चे को कहीं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे छोड़ के गया था। वापसी में आया तो मिला नहीं। इसके बारे में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और 4 साल के बच्चे के वापस लाने के लिए उच्च अधिकारियों अनुसार बहुत सारी टीमें गठित कर दी गई है और पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगाकर तलाश जारी है। झुंझुनू के मंडरेला में एक डाक सहायक से 1,70,000 रुपए की लूट का वीडियो सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित की माने तो वो पोस्ट ऑफिस का 1,70,000 रुपए की नकदी चिड़ावा ऑफिस में जमा करने के लिए जा रहा था। रास्ते में नरहड़ भूमपुरा मोड़ पर पीछे से आई एक बाइक पर 3 युवकों ने उसकी बाइक के आगे लगाकर पिस्तौल दिखाकर उसे रोककर उसकी चाबी निकाल ली और बैग छीनकर वापस बताया जा रहा है पीछे की ओर मुड़कर भाग गए। बैग में 1,70,000 नगद रुपए थे और कैश चेकबुक भी थी, वाउचर सहित अन्य सामान भी था। घटना सीसीटीवी में कैद। पोस्ट ऑफिस से 1,70,000 रुपये कैश लेके चला था, जो चिड़ावा एचओ में जमा करने थे। नरड़ और भूमपुरा से आगे कमल का जो भट्टा है उसके पास में 3 अज्ञात लोग पीछे से आए। उसमें से एक ने मेरे को पिस्तौल दिखाया। मेरी आंखों के पास अभी भी खरोंच है थोड़ी। एक ने पिस्तौल दिखाया।